चलिए आज करते हैं हम पार्टनरशिप में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे टॉपिक करेंगे जिसके अंदर सबसे पहला है माइनर की पोजीशन एक पार्टनरशिप में। और जो चीज हमने पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू दैट हमारी जो माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता, राइट। ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। बट इसमें सेक्शन 30 में कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड कि माइनर का आपकी पार्टनरशिप के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। According to Partnership Act, minor cannot be a partner. He is incompetent. ठीक है, वो incompetent है क्योंकि competent कौन कौन होता है? जो 18 years above हो, जिसकी mental state ठीक है और जो basically किसी भी illegal केस में नहीं involved है, ठीक है। ये तीन लोग competent होते हैं और minor जो है वो incompetent माना जाता है किसी भी contract में enter करने के लिए। और जो हमारी पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। ठीक है, पार्टनरशिप स्टार्ट एक अग्रीमेंट से ही होती है ना, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो ये पार्टनरशिप है इसके अंदर जो माइनर है वो एंटर नहीं कर सकता। बट इसी सेक्शन के पार्ट 2 के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई पर्सन जो माइनर है वो पार्टनर बनना चाहता है तो उसे कुछ सर्टेन कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। Moreover, a partnership firm cannot be formed with only a minor person as a partner. So at least two major parties should be there. इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने पार्टनरशिप करी है तो आप सिर्फ एक माइनर के साथ आप पार्टनरशिप फर्म कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। कम से कम मिनिमम 2 मेजर लोग उसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद चाहे आप माइनर को पार्टनर की तरह एडमिट कीजिए, बट सिर्फ एक माइनर को पार्टनर लेकर आप एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल मानी जाएगी, ठीक है। राइट्स ऑफ माइनर की बात करें तो पहला है टू शेयर प्रॉफिट। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि एक माइनर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग का काम कर सकता है पार्टनरशिप के अंदर। दूसरी चीज टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर जो माइनर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। टू फाइल अ सूट फॉर अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। अगर दूसरे पार्टनर्स उसके साथ कुछ धोखा करते हैं या फिर उसका कोई प्रॉफिट शेयर उसको नहीं देते हैं तो उसके पास ये राइट है माइनर के पास कि वो बाकी के पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। हेलो मैम, आपका आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बच्चे? हेलो, इंटरनेट अनसुटेबल है। हेलो, अभी क्लियर है बेटा? हेलो, हाँ मैम, अभी आ रहे हैं। चलो ग्रेट, ओके। हम लोग कर रहे थे राइट्स ऑफ माइनर। पहला था टू शेयर प्रॉफिट। एक माइनर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग कर सकता है। दूसरी चीज टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर एक माइनर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। थर्ड इज टू फाइल सूट फॉर अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट अदर पार्टनर। अगर जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी करते हैं या फिर उसका प्रॉफिट शेयर उसको नहीं देते तो माइनर के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है बाकी पार्टनर्स के ऊपर। लास्ट की 2 चीजें हैं। ये वो केस आता है जब एक माइनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में रहते रहते मेजर की एज अटेन कर ले, यानी वो 18 इयर्स का हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, जब वो मेजर बन जाएगा, जब वो मेच्योरिटी अटेन कर लेगा, उसके बाद ये उसका फैसला होगा कि उसे आगे एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। और ये चीज का भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर रहता है बताने का कि वो पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा। तो डीप राइट यही है उसका, टू इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। पहला केस जब वो मेजर हो जाए तो उस टाइम पे अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो वो रह सकता है। और दूसरी चीज ई पार्ट में लिखा हुआ है टू इलेक्ट नॉट टू बी बिकम अ पार्टनर, ठीक है, टू अटेन अ मेजोरिटी। जब वो मेजर हो जाए तो अगर वो पार्टनर नहीं रहना चाहता तब भी उसका खुद का राइट होगा। लाइबिलिटीज की बात की जाए तो लाइबिलिटी ऑफ माइनर के अंदर सबसे पहला आता है माइनर शेयर इज लाइबल फॉर एक्ट ऑफ फर्म। यानी जो माइनर का हिस्सा है कंपनी के अंदर वो एक्ट ऑफ फर्म माना जाएगा, यानी वो फर्म का हिस्सा होगा, ठीक है। मैं क्योंकि माइनर एक पार्टनर के तौर पे एंटर नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर आप उसे पार्टनर बना रहे हैं तो उसकी जो भी हिस्सेदारी होगी उसका प्रॉफिट उसे जरूर मिलेगा, बट उसके नाम पे जितने भी शेयर्स वगैरह होंगे वो कंपनी के माने जाते हैं, ठीक है, फर्म के माने जाते हैं। B point on attaining majority age, if he elected to be partner,
he becomes personally liable. और जब वो मेजर हो जाए, ठीक है, जब वो 18 इयर्स या 18 इयर्स से अबव हो जाए पार्टनरशिप के अंदर, तब वो हर एक लॉसेस को पे करने के लिए लाइबल माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर एक माइनर जो कि 17 इयर्स का था, उसको एज अ पार्टनर रखा गया, तो जब तक वो माइनर है तब तक तो वो किसी भी लॉसेस को पे करने के लिए लाइबल नहीं है। बट वो पार्टनरशिप में रहते रहते उसका बर्थडे आया और वो 18 इयर्स का हो गया, तो उस दिन से वो सारे लॉसेस को पे करने के लिए लाइबल होगा, ठीक है। C point is within 6 months of attaining maturity, he must give a public notice for his election to become or not to become a partner. यानी जैसे ही वो मेजर होगा, जैसे ही उसने 18 इयर्स की एज को अटेन कर लिया, उसके बाद उसे ये चीज पब्लिक नोटिस में देनी पड़ती है विद इन 6 मंथ कि वो पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो विद इन 6 मंथ्स उसको मेजर होने के विद इन 6 मंथ एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो बताएगा पब्लिक नोटिस में कि वो आगे पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट अगर वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, ये अज्यूम किया जाता है कि वो पर्सन जो भी था उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो आगे पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है पब्लिक नोटिस के अंदर, पब्लिक नोटिस नहीं देता, तो ये सब लोग ये समझते हैं कि उसने पार्टनर के तौर पे रहना एक्सेप्ट किया है। बट अगर वो पार्टनर के तौर पे नहीं रहना चाहता और उसने 6 मंथ के अंदर अंदर नोटिस दे दिया, पब्लिक नोटिस, कि अब वो पार्टनर नहीं रहेगा, तो जिस दिन से उसने नोटिस जारी किया उस दिन तक का जितना भी प्रॉफिट शेयर होगा उसको दे दिया जाएगा, और उसके बाद से कोई भी लॉसेस या लाइबिलिटीज वो पे नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उसके नोटिस देने के बाद उसके जो बाकी पार्टनर्स हैं उसे प्रॉफिट शेयर नहीं दे रहे हैं उसका, तो वो उनके ऊपर केस भी कर सकता है। मोहरी बीबी एंड दामोदर दास घोष का केस हमने पढ़ा था माइनर के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत फेमस केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, जो माइनर था उस पर्सन ने अपना घर गिरवी रखा था एक लैंड लॉर्ड के पास, ठीक है, मनी लेंडर के पास में उसने अपना घर जो है वो गिरवी रख दिया फॉर द लोन ऑफ 20,000 रुपीज, ठीक है। बट स्टार्टिंग में एडवांस में उसे कितने पेमेंट मिले लोन के, सिर्फ 10,500। और जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो माइनर की जो ममा थे, जो मदर थी मोहरी बीबी, उन्होंने ये बात पहले ही दामोदर दास घोष को बोली थी कि जो मेरा बेटा है वो माइनर है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो अपनी खुद की लाइबिलिटीज पे कीजिए। बट फिर भी दामोदर दास घोष ने उसको पैसे दिए और उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। बाद में क्या हुआ, पैसे लेने के बाद 10,500 जब एडवांस माइनर को मिल गया, माइनर कोर्ट में जाता है और बोलता है कि मेरा जो घर है वो गिरवी रखा गया है, मैं माइनर हूँ, मेरा घर मेरे को वापस किया जाए, क्योंकि मैं माइनर हूँ तो मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने क्या किया, उसका घर उसको वापस कर दिया। फिर जो मनी लेंडर था जिसने पैसे दिए थे 10,500, उसने कहा कि ठीक है मैं घर वापस कर रहा हूँ कोर्ट के कहने पे, बट मेरे पैसे भी तो वापस कराइए, जो उसने लोन के तौर पे 20,000 मांगे थे, मैंने एडवांस में 10,500 पे कर रखे हैं, मुझे मेरे पैसे वापस कराइए। बट कोर्ट ने इस चीज को रिफ्यूज किया और कोर्ट ने ये बात बोली कि जब आपको पता था कि वो माइनर है, आपने फिर भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे सारी लाइबिलिटी आपकी खुद की है, माइनर आपको पैसे पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस से हमें पता चलता है कि जो माइनर है उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं, कोर्ट आपका साथ कभी नहीं देगा। यहाँ तक समझ में आया माइनर का केस? यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस के खत्म करना, अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को बंद करना। और इसके केसेस में हम थोड़े से मोड ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस फर्म सीज टू एग्जिस्ट, यानी जिस दिन डिसोल्यूशन हो जाएगा
उस दिन से आपकी फर्म की एग्जिस्टेंस सीज कर दी जाएगी, आपकी फर्म उस दिन से एग्जिस्ट नहीं करती है। द रिलेशनशिप बिटवीन existing between the partners discontinues। और अगर आप अपनी कंपनी को सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो भी आपके पार्टनर्स के बीच में जितने भी रिलेशनशिप थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और इसके अंदर दो चीजें आती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और दूसरा केस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर एक फर्म डिसॉल्व होती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेम विद मतलब सॉरी बेटा दोबारा बोलो। ये रेजोल्यूशन ऑफ फर्म तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये है ना, मैं बता रही हूँ, partnership एक मिनट dissolution। मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद आप मेरे को दोबारा क्वेश्चन पूछना, एक बार पूरा सुन लो। ठीक है, इसमें कहा गया द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों डिफरेंट हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व्स टोटल ब्रेकडाउन। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो इसका मतलब टोटल ब्रेकडाउन हो रहा है, और द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की वजह से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। On the dissolution of partnership, relation of partners between a few partners come to an end. But अगर सिर्फ पार्टनर्स की डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हुई है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि हम दोनों जो है वो एक फर्म चला रहे थे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म थी हमारी। हमने कंपनी को, अपनी फर्म को बंद करने का डिसीजन लिया, हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब कंपनी बंद होगी तो हमारी पार्टनरशिप का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी और मेरी पार्टनरशिप खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, हम दोनों ने पार्टनरशिप की है। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्यूचर में हमारी कंपनी चले जा रही है, फ्यूचर में क्या होता है, या तो मेरी डेथ हो जाती है या फिर मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। ठीक है, तो पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से कंपनी खत्म नहीं होगी। पार्टनरशिप खत्म हुई है, आप कंपनी तो चलती रहेगी, आप किसी नए पार्टनर को ले आइए, अपनी कंपनी को कंटिन्यू कर लीजिए। बट अगर आपने फर्म को बंद कर दिया तो पार्टनरशिप चल भी नहीं सकती। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब डिफरेंस क्लियर है? यस मैम, अभी क्लियर है। ठीक है जी, मोड ऑफ डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन में सेक्शन 40 से लेके 44 तक डिफरेंट मोड ऑफ डिसोल्यूशन रखे गए। सेक्शन 40 से सेक्शन 44 तक पहला पॉइंट आता है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के किसी काम की वजह से जब आपकी डिसोल्यूशन हुई है। ठीक है, इसके अंदर पहली चीज आती है बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की वजह से अगर आपका जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया गया। अ फर्म कैन बी डिसॉल्व एज पर द म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और एक्सप्रेस टर्म इन द पार्टनरशिप डीड। पहली चीज, आप लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया कि अब हमें 15 दिन के अंदर अंदर अपनी कंपनी को बंद करना है, तो उस अग्रीमेंट की वजह से हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अग्रीमेंट में ये भी आ सकती है कि हमने जब पार्टनरशिप डीड करी थी, जब हमने पार्टनरशिप डीड साइन की, उसी टाइम पे हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया था कि हमारी पार्टनरशिप 2 साल के लिए रहेगी। तो जिस दिन वो 2 साल का पॉइंट खत्म हो जाएगा, जिस दिन 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ था हमारे। ठीक है, ये अग्रीमेंट का पॉइंट क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, पॉइंट बी है बाय द कंसेंट। बाय द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स भी हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं पार्टनर्स हैं, हम दोनों डिसाइड करते हैं कि फर्म लॉसेस में चल रही है, ज्यादा कुछ अच्छा बिजनेस हो नहीं रहा और आगे कुछ स्कोप नहीं है बिजनेस का, तो हम दोनों ने कंसेंट किया कि ठीक है अब इसको बंद करते हैं, जितने भी पैसे हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो बाय द कंसेंट भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। Third is by the notice. By notice, in case of partnership at will, the firm may be dissolved by any partner given notice in written to all other partners of his intention to dissolve the firm. इसके अंदर क्या होता है, बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल का केस है, पार्टनरशिप एट विल में आप ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्टनर होता है जो सारी पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप के केस में अगर जो वो मेन इन्फ्लुएंसर पार्टनर है वो सब
पार्टनर्स को नोटिस भेज दे कि आज से हमारी कंपनी खत्म हो रही है या मैं कंपनी को बंद कर रहा हूँ, तो उस दिन से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और डिसॉल्व अगर वो पार्टनर ने पार्टनरशिप एट विल में इन्फ्लुएंसर पार्टनर ने नोटिस भेज दिया, उसके बाद चाहे कितना भी कंसेंट होता रहे, वो नोटिस को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के तीनों पॉइंट क्लियर हुए, बाय एग्रीमेंट, बाय कंसेंट एंड बाय नोटिस। नेक्स्ट आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो चीजें आती हैं, पहला कंपल्सरी डिसोल्यूशन, दूसरा ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन एंड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर फॉर एग्जांपल आपकी और मेरी पार्टनरशिप फर्म चल रही है और इस पार्टनरशिप फर्म के चलते चलते बीच में मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, दिवालिया हो जाती हूँ, मेरे पास पैसे बाकी नहीं है, ठीक है, जो भी थे मैं बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुकी हूँ, तो इस वजह से हमारी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम जो है वो दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है फर्म को कंटिन्यू करने के लिए। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होना जरूरी हो जाएगा जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरा पॉइंट है व्हेन सम इवेंट मेकिंग पार्टनरशिप बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, जहां पर आपका यानी एक जब आपने स्टार्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिकर सेलिंग कंपनी, अगर एक लिकर सेलिंग पार्टनरशिप हम लोगों ने करी है, हम लोग लिकर सेल कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है, जैसे यूपी में बैन कर दिया था कि अब लिकर सेल नहीं होगा, तो ऐसी जगह पर जितने भी लिकर फर्म्स चल रहे थे उन सबको कंपलसरी हो गया था डिसॉल्व करना, बंद करना। तो ऐसा अगर कोई केस आता है जहां पर आपका बिजनेस अनलॉफुल बन जाए, तो वहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इलीगल पार्टनरशिप। पहला इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, दूसरा अनलॉफुल बिजनेस के टाइम पे, और तीसरा है इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप कब होगा? फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर यहाँ का है और एक पार्टनर फॉरेनर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइना का ले लेते हैं कि चाइना का एक पार्टनर है हमारा और दूसरा पार्टनर यहाँ इंडिया का है। अब चाइना के साथ जब तक हमारे रिलेशनशिप सही थे तब तक वो पार्टनरशिप लीगल थी, पर हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत खराब हो गए, इंडिया ने चाइना को एक एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया। फॉर अभी सिर्फ बोल रही हूँ। हाँ जी बच्चे, आपका आवाज बीच में कट गया था। वो बीच में ना उसकी वजह से हो जाता है, सिग्नल इशू की वजह से। अब आ रही है क्लियर? हेलो, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे कि हमारा जो एक पार्टनर है वो चाइना में है और हमारी जो इंडिया ने चाइना को एक एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब इंडिया ने चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया तो उस टाइम पे हमारी पार्टनरशिप भी इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि जिस कंट्री का हमारा पार्टनर है उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप कितने भी अच्छे हों, बट अगर कंट्री के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो हमारी पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी और उस केस में हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैम ऐसे हाँ जी जैसे कि बच्चे, पाकिस्तान इज वन ऑफ कंट्री, तो हम कोई पाकिस्तानी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं बना सकते ना? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आप बनाते भी हो तो जब तक हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ ठीक चल रहे थे, ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे हमारे, बट आफ्टर फैब 14 को जो कुछ भी हुआ था पुलवामा में, उसके बाद से सब कुछ बंद है। तो तब से अगर कोई भी हम लोग ट्रेड पार्टनर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन के 3 पॉइंट्स थे, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स या फिर इलीगल बिजनेस, और एक था हमारा बिजनेस अनलॉफुलनेस। अब दूसरा आता है हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कुछ ऐसी कंटिंजेंसी अकर हो जाए जो नहीं होनी थी, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं थे। ठीक है, पहला बाय एक्सपायर्ड ऑफ टर्म्स, जब आपका टर्म पीरियड एक्सपायर हो जाए, जब आपने फिक्स पार्टनरशिप की थी कि 2 साल की होगी और वो 2 साल खत्म हो गए तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी।
ठीक है। दूसरा, बाय कंप्लीशन ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप कोई ऐसी पार्टनरशिप चला रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, फॉर एग्जांपल फॉर से कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप करी थी, आपने और मैंने पार्टनरशिप करी। जिस दिन वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, उस दिन से हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बाय द डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर मैं और आप पार्टनर हैं और मेरी डेथ हो जाती है तो इस केस में आपका दूसरा पार्टनर अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। नेक्स्ट, बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब आप और मैं पार्टनर्स थे, मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो आप आगे अकेले कंटिन्यू करोगे फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि मैं तो पैसे दे नहीं सकती हूँ। और जब आप अकेले कंटिन्यू कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप तो कहलाएगी नहीं, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, ठीक है। ओके, हमने पढ़ा अब तक 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला केस पढ़ा था बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, दूसरा पढ़ा था बाय ऑपरेशन ऑफ लॉज। अब तीसरी चीज आ रही है, दैट इज बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया गया है। ऐसा किस किस केस में होगा? फर्स्ट पॉइंट इज बाय इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। मैम, हाँ जी, जैसे कि हो गया पार्टनरशिप हो गया ना, तो जैसे कि आप और मैं हो गया, हाँ जी, तो इसमें अगर जैसे कि मेरा डेथ हो जाता है और हम दोनों का जो प्रॉफिट है उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो मरने के बाद भी उसको मतलब अपना भाग का मिलेगा होगा, मतलब अपना पार्ट्स जो प्रॉफिट है। बिल्कुल। अगर आप एक पार्टनर हैं तो आपके जितने भी शेयर्स हैं वो आपके लीगल, जो भी आपके आगे हकदार है, लीगल हकदार है, उसको उसका हिस्सा जरूर दिया जाएगा, ठीक है, बट उसे एज अ पार्टनर नहीं एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनर सारे अग्री करते हैं कि ठीक है, उसके बाद उसके आगे जो भी उसका हिस्सेदार है, हकदार है, उसको हम एज अ पार्टनर रखना चाहते हैं, तो वो बन सकता है। बट एज सच कुछ नहीं होता। डेथ के बाद उसका हिस्सा जरूर उसकी फैमिली को दिया जाएगा, उसकी फैमिली उसका हिस्सा मांग सकती है, बट आगे जितने भी कंपनी में प्रॉफिट्स होंगे वो उसे नहीं मिलेंगे। जब तक वो था तब तक के लिए जितने प्रॉफिट्स हुए वो सब उसकी फैमिली को दिए जाएंगे कंपनी के अकाउंट्स के हिसाब से, बट उसके बाद कोई भी अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी फैमिली उसके लिए लायबल नहीं होगी, ठीक है। नहीं मैम, जैसे जैसे कि हम जैसे कि हो गया टू पार्टनर्स हो गया, दोनों हाँ जी, इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो दोनों इन्वेस्टमेंट 50-50 किया होगा ना, तो हाँ जी, बिल्कुल। उसमें तो जब क्योंकि उसमें जो एक्टिविटीज करना पड़ता है, तो दोनों इक्वली जब जिंदा था वो दोनों पार्टिसिपेट किया ना। हाँ जी। आफ्टर एक पार्टनर जो है उसका डेथ हो गया ना, सडन डेथ हो गया, हम्म। तो उसमें से जो उसको मतलब प्रॉफिट सिर्फ मिलेगा कि या फिर उसमें जो प्रिंसिपल था जो नहीं नहीं, दोनों उसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, उसका कैपिटल अमाउंट भी, जितना भी मैंने आपको कल बताया था ना कि पार्टनर्स के अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो जो पार्टनरशिप हाँ, अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो उसमें अपना कैपिटल भी मेंशन करते हैं कि मैंने इतने पैसे डाले थे, वो से उसका पूरा शेयर वापस किया जाएगा। ओके। क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो गई है तो अब जितना भी शेयर, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसे उसका हिस्सा दे दिया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम, अभी समझ गए। By insanity of a partner, when a partner becomes lunatic, either his relative or friend or any other partner can file a suit for the dissolution. This is because a contract by lunatic is void, and so business cannot be carried on with such person. इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो पार्टनर नहीं रहा तो क्या होगा, तो ऐसे केस के अंदर उसका पूरा हिस्सा उसकी फैमिली को दे दिया जाता है, बट उसके फैमिली मेंबर्स को आगे पार्टनर नहीं बनाया जाता जब तक कि बाकी पार्टनर्स उस चीज पे अग्री नहीं करें, ठीक है। परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, when a partner become permanently incapable of performing his duty as a partner on suit being filed by other partner, the court may order a dissolve firm. फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं,
अब हम वो जो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उसमें से ए जो है वो दिवालिया हो गया, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है पार्टनरशिप फर्म को, तो जो दूसरा पार्टनर था उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि आपकी फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। थर्ड इज बाय मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है वो गिल्टी पाया जाता है किसी भी ऐसे कंडक्ट में जो कि सही नहीं है, तो ऐसे केस में कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर करती है कि इस फर्म को बंद कर दिया जाए, ठीक है। बाय persistence breach of agreement, अगर अग्रीमेंट तोड़ा गया है, अग्रीमेंट की कोई भी कंडीशन को तोड़ा गया है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट इंटरवीन करता है और फिर वहां पर फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। E part, by transfer of interest, when one partner has transferred the whole of his interest to the firm, interest in the firm to third party, allowed his interest to charge in execution of decree against him, he has allowed his share to be recovered of error of land revenue, any other partner can sue for dissolve। अगर एक पार्टनर ने बिना बताए अपनी पार्टनरशिप फर्म का जितना भी हिस्सा था वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, या उस हिस्से के दम पे कहीं और पे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीद ली, मतलब वो हिस्सा उसने अपना यूज कर लिया प्रॉपरली, तो दूसरा जो पार्टनर है वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि इसने अग्रीमेंट तोड़ा, इसने हम लोगों से बिना पूछे अपना इंटरेस्ट जितना भी हिस्सेदारी पार्टनरशिप में थी वो आगे किसी को ट्रांसफर कर दी, तो कोर्ट फिर वहां पर डिसोल्यूशन कर देती है फर्म का, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस रनिंग एट लॉसेस, अगर एक कंपनी जो है, एक फर्म जो है बहुत टाइम से लॉसेस में चल रही है, तो कोर्ट अपने आप खुद ही बोल देती है इसको डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन हो जाता है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर, when on any other ground the court find it just and equitable to dissolve a firm, it can order, for example deadlock in management। अब अगर एक कोर्ट को किसी भी पॉइंट पे ये चीज फील होती है कि इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, ये अब आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, तो उस केस में जो कोर्ट है वो बोल देती है। फॉर एग्जांपल एक जो कंपनी है वो उसकी वजह से एक पूरा गांव जो है उसकी जमीन बंजर हो गई, ठीक है, उस कंपनी के केमिकल्स की वजह से उसका पूरा लैंड खराब हो गया, तो ऐसे केस में कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर करेगा कि इस कंपनी को आगे कंटिन्यू ना किया जाए और इसको यहीं पे बंद किया जाए, और जितना भी उसकी वजह से लॉसेस हुए होंगे उसके लिए भी उनके ऊपर जो है वो जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। वहां पर यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके।